जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। समय कम हो फिर भी आप क्लास को बाद में देख लीजिएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग डैश डैश घास खा रहा है। तो मृग बछड़ा घास खा रहा है, मृग शिशु घास खा रहा है, मृग बच्चा घास खा रहा है, या मृग शावक घास खा रहा है। तो जो मृग डैश घास खा रहा है क्या हो जाएगा कि शावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शावक हो जाएगा। सही शब्द शावक हो जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों में से चुनना था। तो अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। जो कनफटा है वह किस समास भेद का उदाहरण है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या कर्मधारय। तो यहाँ पर कन फटा है, तो इसका जो उपयुक्त विकल्प होगा वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका समासिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कान है फटे हुए जिसके। क्या? कान है फटा हुआ जिसके, या कान है फटे हुए जिसके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? हमें बताना है इन विकल्पों में से कि समास विग्रह वाला पद है। नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण, रणशूर। तो क्या है समास विग्रह वाला? देखिए, समासिक पद यानी सभी शब्दों को मिलाकर समासिक पद बन जाता है। तो समास विग्रह यानी अलग अलग। तो बी वाला देख रहे हैं, कार्य में दक्ष। तो जो कार्य में दक्ष लिखा हुआ है यह समासिक विग्रह के रूप में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। क्या है इस रचना की विधा? विनायक की कविता है, उपन्यास है, कहानी या जीवनी। तो इस रचना की जो विधा है वह है उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हाथ कंगन को आरसी क्या। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। मुँह में राम बगल में छुरी। सावन हरे न भादो सूखे। तो क्या हो जाएगा? हमेशा एक जैसा रहना का ऑप्शन डी हो जाएगा, सावन हरे न भादो सूखे। तो सही विकल्प हमारा डी हो जाएगा। जैसे मुँह में राम बगल में छुरी, इसका जो अर्थ होगा क्या होगा कि प्रत्यक्ष में हितकारी, यानी सामने से किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, लेकिन उसी के पीठ पीछे क्या हो जाएगा? उसकी बुरी बातें करना। फिर है जैसे ए ऑप्शन देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका क्या होगा?
ये इस प्रकार इसका अर्थ समझिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। होनहार, बी वाला ऑप्शन देखिएगा, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी जो गुणशाली व्यक्ति होता है यानी छोटा बालक होता है उसके लक्षण क्या होते हैं कि आगे वो बच्चा कैसा होगा बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं, यानी प्रारंभ में ही दिखाई दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि। दो चट्टानों पर कवि हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरबंस राय बच्चन या केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले दो चट्टानें किसकी रचना है यही आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन दो चट्टानों पर क्या है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मिला है। तो किसको मिला है, हरबंस राय बच्चन जी को मिला है। आगे आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है, इस गद्यांश को पढ़ना है और क्वेश्चन 7 से लेकर निर्देश दिया गया 7 से 11 प्रश्नों के निर्देश। तो 7 से 11 प्रश्नों के उत्तर देना है इस गद्यांश से संबंधित। अब आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह ज़रूर है या कह सकते हैं यह ज़रूरी है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत साबित नहीं हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिंतनमय या चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत का ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब हम सभी इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस गद्यांश से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। तो आपको असत्य कथन को चुनना है।
आपने इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। तो हमारा जो असत्य होगा क्या होगा, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। तो जो असत्य है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। दर्शन, विज्ञान, साहित्य, इतिहास। तो सही उत्तर क्या होगा, आप सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम या भारतीय दर्शन। तो किसके सिद्धांत से परिष्कृत हुआ था, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है। क्वांटम फिजिक्स, डॉपलर प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांकन। तो आपने गद्यांश को पढ़ा कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। गद्यांश को पढ़ा होगा तो आपको आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो किसने न्यूटनवाद का झूठा करार दिया था, आप सभी को पता है, क्वांटम फिजिक्स ने। किसने, क्वांटम फिजिक्स ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग है, हमें बताना है। तो उपसर्ग क्या होता है, वह एक शब्दांश होता है, लेकिन किसी भी शब्द में या किसी भी शब्द के जब पहले कोई शब्द या वर्ण जोड़ा जाता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे परिवर्तन, परिवार, इन दोनों शब्दों में क्या है, परि उपसर्ग है। कौन सा, परि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है। यह कविता लिखी है, जो रिक्त स्थान है वहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता उस लिखी है, यह कविता तुम लिखी है, यह कविता किसने लिखी है। तो सही क्या हो जाएगा कि यह कविता मैंने लिखी है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो जो राजकुमार वर्मा जी हैं उन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। कुतुबन, असाइत, मुल्ला दाऊद या मलिक मोहम्मद चायसी। तो किसको माना गया है, मुल्ला दाऊद को माना गया है रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन का संधि विच्छेद। उद्घाटन शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है।
उद धन घाटन, उत धन घाटन, उ धन घाटन, उत धन घाटन। तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन घाटन, यानी बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट में कि उद्घाटन में कौन सी संधि है, कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में समासिक पद चुनिए। इस बार हमें समासिक पद चुनना है। अलग अलग दिया जाए तो समास विग्रह हो जाएगा, लेकिन हमें समासिक पद का चयन करना है। वायु वेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च या पथ से भ्रष्ट। देखिए, वीर का पुत्र, पथ से भ्रष्ट और राह का खर्च, ये क्या है? समास विग्रह है, लेकिन समासिक पद क्या हो जाएगा? वायु वेग हो जाएगा। लेकिन अगर वायु वेग का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वायु के समान वेग। क्या हो जाएगा? वायु के समान वेग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। आता हैं, देखिए सी और डी में केवल हैं और है का अंतर है। क्या? हैं और है का। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि मुझे बहुत आनंद आता है। अगला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका हमें इन विकल्पों के माध्यम से चयन करना है। वेणी लो गूंजे धरा, हिम किरीटनी, हिम तरंगड़ी या युग चरण। तो किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हिम तरंगड़ी के लिए साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया है। तूफान, त्रिलिंग, मालिश, मौदुर। तो किससे हुई है? त्रिलिंग शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 120। तो किस में दिया गया है? उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी अनुच्छेद 348 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। क्या है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या विज्ञान गीता। तो सही विकल्प क्या होगा? रामचंद्रिका हो जाएगा। क्या? रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन है, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाए तो वहाँ क्या होगा? उसको संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहते हैं।
निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। क्या है? जो ये खाली स्थान दिया गया है, जो खाली स्थान दिया गया है उस जगह पर हमको सही मुहावरे का चयन करना है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि, क्या कहा? इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सही क्या होगा कि किसी ने क्या कहा? इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं डैश। गांव के लोगों को क्या कहते हैं? गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गांवरा व्यक्ति, दुहाती व्यक्ति। देहाती या दुहाती जो भी कहें, लेकिन क्या कहा जाता है? सही शब्द को चुनना है तो ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। क्या? ग्रामीण व्यक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा, फूफा। तो किसका नहीं रहता एक सा? बेटा का नहीं रहता। किसका? बेटा का, क्योंकि बेटे भी कह देते हैं, बेटे कहेंगे, लेकिन काका का काको नहीं कहेंगे, चाचा का चाचो नहीं कहेंगे, फूफा का फूफो नहीं कहेंगे। इसका लिंग जो भी है हमेशा एक समान रहेगा, लेकिन बेटा लिखा है तो इसको बेटे कहेंगे इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो रामविलास शर्मा जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1970, 1975, 1998, 1973। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1970 में मिला था। कब मिला था? 1970 में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। हमें बताना है पार्वती, पुत्र, पृथ्वी के सभी के पर्यायवाची शब्द। शिवा, अवनी, आत्मजा, रुद्राणी, नंदन, अवनी, उमा, सुत, सुधा, सुमन, सुता, वसुधा। तो सही विकल्प क्या होगा? रुद्राणी, नंदन, अवनी। तो विकल्प हमारा जो है बी सही हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? ई, विग, विग, वी। तो आप सभी जानते हैं मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा, और इसमें जो जोड़ा जाएगा वह वी जोड़ा जाएगा। तो क्या जोड़ा जाएगा? वी। तो हमारा विज्ञान में वी उपसर्ग है। गणपति चंद्र। क्या? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुंड, सरहपाद, शालिभद्र, सूर्य या स्वयंभू। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य को माना है। इसको शालिभद्र सूर्य को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। ई, नी, जनी। तो यहाँ पर महाजन शब्द है, क्या महाजन शब्द है मूल, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? ई प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्येक, क्या प्रत्येक इस संधिभेद का उदाहरण है। प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि है, यानी वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कोई भी शब्द अगर दिया हो और दूसरा या तीसरा वर्ण अधूरा हो, जैसे यहाँ पर ता अधूरा है, क्या ता अधूरा है, तो इसी प्रकार से दूसरा या तीसरा वर्ण जब अधूरा दिया गया हो तो उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, अंतस्थ व्यंजन आए। क्या अंतस्थ व्यंजन, यानी या, रा, ला, वा अगर आता है तो वहाँ पर आपको आंखें बंद करके, यानी टिक, कहावत है, आपको टिक क्या करना है, यण संधि पर टिक कर देना है। किस पे? यण संधि पर टिक कर देना। आपका उत्तर हमेशा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? हमें सहायक क्रिया बताना है। जाता, जाना, हूँ, जा। तो आप जानते हैं रहा है, रही हो, ये सब क्या है, सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हूँ जो है वह सहायक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाना है। राज्यीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता। तो आपको पता है कौन सा शब्द बनेगा। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। राष्ट्र में ईय लगाने पर राष्ट्रीय बन जाएगा। इसमें आपको दो ही विकल्प हैं, क्योंकि दूसरा जो दो विकल्प थे अगले पेज पे चले गए हैं। फिलहाल इन्हीं दो विकल्पों में आपको चयन कर लेना है। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच। कैसा है? कार्यालयी पत्र है। अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो आपका यहीं पर इन दोनों विकल्पों में से ऑप्शन क्या होगा? शासकीय अधिकारियों के बीच, यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किसकी है, यह हमें बताना है। कबीरदास जी, रैदास, हरिदास निरंजनी या दादू दयाल। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास जी की पंक्ति हैं। क्या रैदास जी की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। हमें सही वाक्य का पहचान करना है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। सर्वस्व, सर्वत्र। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। तो देखिए आपको एक ही शब्द है जो चारों में परिवर्तित है। क्या है? परिवर्तन है। हमें चयन करना है क्या कि सही कौन सा शब्द है
जो उस जगह पर बैठेगा। तो क्या है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, यानी बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। हमें यौगिक शब्द का पहचान करना है। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परमौषधि। क्या? परमौषधि। तो यहाँ पर जो यौगिक शब्द होगा वह हो जाएगा कौन सा? परमौषधि हो जाएगा, यानी विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यौगिक शब्द बोला गया था, लेकिन शब्द भेद कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के आपके होंगे। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्या? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जब अधिक से अधिक लोग देखते हैं तो हमें भी खुशी होती है। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं, साथ देते हैं या नहीं। मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।